नमस्कार दोस्तों, सिविक लेंस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व की चर्चा करेंगे। इसमें हम टोटल 10 से 11 सब टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भारत में चुनाव क्यों आवश्यक है, चुनाव का अर्थ क्या है, प्रतिनिधि कौन होते हैं, कहाँ से चुन के आते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, भारत में मतदान करने की क्या आयु निर्धारित की गई है 21 वर्ष या 18 वर्ष, चुनाव में आरक्षण और प्रतिनिधित्व जैसे प्रावधान भी दिए गए हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, क्यों आरक्षण दिया गया है। इसे हम देखेंगे कि चुनाव और प्रतिनिधित्व में कुछ सुधारों की आवश्यकता है, चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसकी चर्चा करेंगे। एक एक करके हम जानेंगे कि चुनाव, इसमें हम पहले देखेंगे कि चुनाव का अर्थ क्या है या चुनाव क्या है। चुनाव वह प्रक्रिया है, चुनाव वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, प्रतिनिधि का चयन करती है, ताकि वह सरकार चलाए और नीतियां बनाए, चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, जो संसद में जनता के लिए सकारात्मक रूप से कानून बनाए और नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम देखेंगे कि चुनाव की आवश्यकता क्यों है। चुनाव की आवश्यकता क्यों है, चुनाव की आवश्यकता क्यों है। कि चुनाव की आवश्यकता क्यों है। चुनाव इसलिए जरूरी है देश में ताकि सरकार की निरंकुशता, अगर सरकार निरंकुश या तानाशाह बनने की कोशिश करे तो वो ना बन पाए। सरकार के निरंकुशता पर अंकुश। चुनाव के माध्यम से जनता सरकार को निरंकुश नहीं होने देती, तानाशाह नहीं बनने देती, और जब सरकार का चयन होता है तो जनता की भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी होती है, भागीदारी होती है। जनता की भागीदारी होती है, साथ के साथ जनता की भागीदारी के साथ साथ सरकार की भी भागीदारी होती है, सरकार की भागीदारी होती है और सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन होता है। चुनाव के माध्यम से सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन, सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन। जैसे वर्तमान में कोई ए पार्टी है, जनता को उसका शासन पसंद नहीं है, 5 वर्ष बाद इलेक्शन होंगे और मानो ए बी सी डी कोई पार्टी खड़ी होगी, ए बी सी डी
कोई पार्टी खड़ी होगी और जनता को ए पार्टी का शासन पसंद नहीं है और वह बी पार्टी का शासन चाहती है, तो सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा या ए पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी पूर्ण बहुमत आने पर। तो हम देखा चुनाव की आवश्यकता क्यों है। अब हम देखेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कि चुनाव किन किन चरणों के आधार पर या कैसे कैसे चुनाव भारत देश में होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की चुनाव की क्या क्या प्रक्रिया है। पहले एक निर्वाचन मंडल होगा या इलेक्शन कमीशन होगा जो चुनाव कराएगा। इलेक्शन कमीशन निर्वाचन क्षेत्र तैयार करेगा या तय करेगा कि इस क्षेत्र में इलेक्शन होना है। होने के बाद मतदाता सूची तैयार करेगा। मतदाता सूची तैयार करने के बाद उम्मीदवारों के नामांकन की सूची तैयार करेगा कि किन किन उम्मीदवारों ने नामांकन करे हैं, और जो जो उम्मीदवार नामांकन करते हैं वह चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार करने के बाद समय आता है जब वोट डलती है। वोट डलने के बाद मतगणना होगी। मतगणना होने के बाद विजय उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाती है। यह हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया है। पहले निर्वाचन मंडल होगा, निर्वाचन मंडल होगा, यह निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करेगा। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करेगा, इसका मतलब है कि किस क्षेत्र में इलेक्शन होने हैं। मतदाता सूची तैयार करेगा, लिस्ट तैयार करेगा। उम्मीदवारों का नामांकन, उम्मीदवारों का नामांकन उम्मीदवारों की नामांकन लिस्ट, उम्मीदवारों की नामांकन लिस्ट जारी करेगा कि किसी गांव से 1, 8, 10 या 12 जितने भी हैं उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। और इसको हम देखेंगे, यही उम्मीदवार चुनाव का प्रचार करेंगे। चुनाव का प्रचार करेंगे, जैसे कि किसी की केतली हो गई, किसी का झंडा हो गया। इस तरीके से इनको चुनाव चिन्ह मिलते हैं और ये अपना चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार करने के बाद दिन आता है वोट डालने का, कि अब वोट डाली जाएगी, वोट डालेगी जनता कि जिस प्रतिनिधि को देना चाहे। अब लास्ट में आता है वोट डालने के बाद होगी मतगणना, और इस मतगणना में जो जीतेगा, इस मतगणना में जो विजयी होगा उसको विजय घोषित कर दिया जाएगा, विजय घोषित कर दिया जाएगा। कि हम देखेंगे चुनाव की प्रक्रिया कैसी है। निर्वाचन मंडल होगा, इलेक्शन कमीशन होगा। इलेक्शन कमीशन जिस क्षेत्र में चुनाव होना है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करेगा और मतदाता सूची तैयार करेगा। उम्मीदवारों का नामांकन लिस्ट तैयार करेगा कि किन किन उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म भरे हैं, और वह चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार होने के बाद जब वोट डलेगी, वोट डलने के बाद मतगणना होगी। मतगणना डलने के बाद मतगणना में जो भी पक्ष विजय होगा उसको विजय घोषित कर दिया जाएगा। यह हो गई आपकी चुनाव की प्रक्रिया। इसमें हम देखेंगे कि प्रतिनिधित्व कौन होते हैं। प्रतिनिधित्व का अर्थ हम देखेंगे इसमें। अर्थ, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति जनता की
समस्याएं एवं इच्छाएं संसद या विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा या करता है। कि प्रतिनिधित्व वो होता है कि जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता जब अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संसद में अपनी समस्याएं, अपनी इच्छाएं, जैसे गांव में जल संबंधी हो गया है, शहर में जल का कोई समस्या हो गई, परिवहन से संबंधित समस्या हो गई, महिलाओं को लेकर कोई समस्या हो गई, किसी के साथ शोषण हो रहा है उससे संबंधित समस्या हो गई, कृषि में कोई से संबंधित समस्या हो गई, परिवहन से समस्या हो गई, और सबसे खास प्रदूषण से लेकर संबंधित समस्या हो गई, तो वह प्रतिनिधि कहाँ चर्चा करेगा? संसद में चर्चा करेगा। संसद या विधानमंडल में उनकी समस्याओं को चर्चा करेगा, जिसपे उनकी नीतियां बनाई जाएंगी। जैसे जल हो गया, परिवहन हो गया, सड़क हो गई, परिवहन सड़क, महिलाएं से संबंधित कोई मामला हो गया, प्रदूषण हो गया, etc। अब हम देखेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र वह होता है जहां से प्रतिनिधि चुन के आता है। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है, वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां से प्रतिनिधि चुनकर आता है। निर्वाचन क्षेत्र वह होता है जहां से प्रतिनिधि चुन के आता है। प्रतिनिधि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता है। कहां से आता है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। जैसे प्रतिनिधि है, यह कोई देश है और यह राज्य है, तो यह कोई निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से 4 उम्मीदवार खड़े हुए और दूसरे नंबर का उम्मीदवार जीत गया, वही प्रतिनिधि कहलाएगा और वही प्रतिनिधि संसद में जाएगा, जनता की समस्याओं को रखेगा संसद या विधानमंडल में। तो ये निर्वाचन क्षेत्र हो गया, वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां से प्रतिनिधि चुनकर आता है। अब हम देखेंगे कि चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की शर्तें, कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाए। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाए? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाए या कैसे होगा? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कि भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कैसे करा जाए, इसकी क्या क्या शर्त हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष रहना होगा। निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र रहना होगा। स्वतंत्र निष्पक्ष, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग,
स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कि इस पे किसी भी प्रकार या किसी भी पार्टी का कोई जोर दबाव या जबरदस्ती ना हो, जैसे कि आज का या वर्तमान का चुनाव आयोग है। इसमें हम देखेंगे कि गोपनीय मतदान, गोपनीय मतदान बहुत जरूरी है। इसमें देखेंगे सामाजिक समानता या सामाजिक समान अवसर, समान अवसर, समान अवसर, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एक ही बार इलेक्शन लड़ रहा है दूसरे को मौका ही ना दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हम लास्ट में देखेंगे इसका लास्ट पॉइंट है कि आचार संहिता, इसका लास्ट पॉइंट है आचार संहिता के नियमों का पालन, नियमों का कि आचार संहिता के नियमों का पालन। अगर आचार संहिता कहता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में कोई अपना चुनाव प्रचार नहीं करेगा या मतदान होने से 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 1 महीना पहले, 3 महीना पहले कोई चुनाव प्रचार नहीं करेगा, तो वह चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अपने लोकल एरियाई क्षेत्रों में देखेंगे कि चुनाव से 1 दिन पहले भी खूब अच्छे से सभी पार्टी के अपने छोटे छोटे दल के लोग गोपनीय तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं। अगर चुनाव प्रचार के नियमों का सही से पालन होता है तो इसी के आधार पर मजबूत लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र बनेगा। अच्छा, भारत में चुनाव किस आधार पर होता है? ये चुनाव प्रणाली कैसी है भारत में? भारत की चुनाव प्रणाली कैसी है? भारत की चुनाव प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर आधारित है कि जिसको सर्वाधिक मत या वोट मिलेंगे वही विजेता माना जाएगा। सबसे अधिक वोट पाने को, सबसे अधिक वोट प्राप्त व्यक्ति को विजेता माना जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि 4 उम्मीदवार किसी क्षेत्र से खड़े हुए, 4 उम्मीदवार किसी क्षेत्र से खड़े हुए, इसको 635, इसको 836 और इसको 945 और इसको 320 वोट मिले। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक इन चारों उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट किसको मिला है। तो हम देखेंगे कि तीसरे व्यक्ति को 945 वोट मिले हैं, इसी के आधार पर इसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि चुनाव में आरक्षण और प्रतिनिधित्व के चुनाव में आरक्षण क्यों दिया गया है, इसकी क्या आवश्यकता थी या इसके उद्देश्य क्या है। इसमें 2 आर्टिकल हैं, एक तो 330 और एक 332। ये दोनों आरक्षणों के बारे में हैं कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक असमानता को दूर करना, कमजोर वर्गों के लिए भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसमें हम आर्टिकल देखेंगे, इसमें ऐसे देख लेंगे 330 और 332। 330 और 332 आर्टिकल।
यह कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों में आरक्षण कि संविधान के अनुच्छेद 330 में यह कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए सीटों में आरक्षण है। वहीं देखेंगे कि विधानसभा में एससी और एसटी के लोगों के लिए सीटों में आरक्षण। अच्छा, विधानसभा में आर्टिकल महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 इसमें कहा गया है कि 1/3 सीट पर यानी 1/3 सीटों पर 1/3 या 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। वही इसमें भी आर्टिकल 330 ए में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण और प्रतिनिधित्व। इसमें 2 आर्टिकल मेन इंपोर्टेंट है जो महिलाओं अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा या विधानसभा में आरक्षण सीटों का आरक्षण देता है। लोकसभा में किस आर्टिकल के तहत? 330 के तहत। किन लोगों के लिए? अनुसूचित जाति व जनजाति वाले लोगों के लिए। और आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति लोगों के लिए। लेकिन महिलाओं में सिर्फ अनुसूचित व जनजाति के सभी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 332 ए में विधानसभा में और 330 ए में लोकसभा में ये प्रावधान है। इसमें हम देखेंगे कि मत करने का अधिकार, इसी में देखेंगे मत करने का अधिकार। लोकतांत्रिक देश में मत करने का अधिकार कितने वर्ष के लोगों को है? तो लोकतांत्रिक देश में मत करने का अधिकार इकसठवां संविधान संशोधन 1989 में से पहले मत करने का अधिकार 21 वर्ष था, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन के तहत 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान करने की आयु कर दी गई। मतदान करने की आयु कर दी कि पहले 61वें संविधान संशोधन 1989 से पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। अब लास्ट में हम इसके सुधारों की चर्चा करेंगे और आरक्षण इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं कि आरक्षण देने का उद्देश्य क्या है। इसमें हम पहले देखेंगे कि सामाजिक असमानता को दूर करना और पिछड़े वर्गों के लिए भागीदारी सुनिश्चित करना, यह इसके उद्देश्य हैं। पहला, सामाजिक असमानता को कम करना और दूसरा, पिछड़े वर्गों के लिए भागीदारी
सुनिश्चित करना, पिछड़े वर्गों के लिए भागीदारी सुनिश्चित करना, यह है उसके उद्देश्य हैं। लास्ट में हम इसका देखेंगे सुधार और एक छोटा सा निष्कर्ष कि चुनाव और प्रतिनिधित्व में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। कि इसमें सुधार की क्या क्या आवश्यकता है, कि इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। पहला, हम इसमें सुधार कर सकते हैं कि जनता को जागरूक करना। आपने देखा होगा बहुत से लोग आज भी वोट डालने नहीं जाते, जैसे कि वो समझते हैं कि वोट डालना हमारा एक टाइम वेस्ट है, जो कि बहुत गलत बात है। सभी को मतदान के दिन अपना मत देने जरूर जाना चाहिए। जनता में जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव, और दूसरा इसका मेन कारण है वन डे वन इलेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सारे चुनाव, ग्राम पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे चुनाव एक दिन करा लेने चाहिए, जिससे धन का खर्च कम से कम होगा। जैसे पुलिस फोर्स ऐसे नहीं कि समय समय पर लगानी पड़ती है, आए दिन देश में चुनाव होते रहते हैं, कभी विधानसभा का, लोकसभा का, कभी कभी क्षेत्रीय आधार पर भी चुनाव होते रहते हैं, जो कि गलत बात है। इससे पैसे का दोहन या धन का दोहन बचेगा, धन का दोहन कम होगा। और तीसरा है राजनीतिक पार्टियों पर नजर की आवश्यकता है। इसमें जनता में जागरूकता का अभाव होता है। वन डे वन इलेक्शन होना बहुत जरूरी है और राजनीतिक पार्टियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें इसका छोटा सा लास्ट में एक निष्कर्ष देखेंगे और यह टॉपिक समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ।